हाँ बच्चों, तो आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है वेक्टर। वेक्टर मतलब सदिश। ठीक है, देखते हैं कि वेक्टर होता क्या है। नॉर्मली बेटा वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज आप लोग जानते हैं, सदिश और अदिश राशियां। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। दीज आर दोज क्वांटिटीज विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, यह वह राशियां होती हैं जिनकी दिशा तथा परिमाण दोनों होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। जैसे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। आया समझ में? ऐसे ही एक क्वांटिटी ये होती है स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशियां। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि जिनकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँगा तो मैं क्या बोलूँगा? दीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। ये वह राशियां होती हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, इनकी दिशा नहीं होती। एग्जाम्पल डिस्टेंस, स्पीड। ठीक है, बाकी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो वेक्टर को लिखा कैसे जाता है, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर सिंपली ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे कोई एक क्वांटिटी है ए, इसको दिखाया जाता है कुछ ऐसे एरो से। ठीक है बेटा, इस एरो की भी कहानी है। इस एरो का मतलब बताता हूँ। ऐसे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये तो बताता है डायरेक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। ठीक है, और ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, लेंथ, लंबाई, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, परिमाण को, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैंने सिंपली आपको वेक्टर और स्केलर क्या होते हैं ये तो मैंने अभी अभी बताया। वेक्टर एंड स्केलर क्या होता है वो मैंने आपको बताया। अभी इसके अंदर भी मैं वेक्टर के ऊपर आता हूं। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, ये रिप्रेजेंटेशन होती है कंप्लीट। ठीक है, और इसके अंदर भी ये जो चीज़ होती है, इसमें एरो का क्या मतलब है? एरो बताता है डायरेक्शन को, ये लेंथ बताती है मैग्नीट्यूड को। ठीक है, परिमाण को। चलो अब नेक्स्ट बात आती है कि सर ये जो वेक्टर जो होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो जरा इनके टाइप्स की बात करते हैं, जरा इनके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ वेक्टर, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, सिंपल सिंपल बातों से बात करते हैं। सबसे पहला पोलर वेक्टर। ये वो वेक्टर्स होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट होता है। दीज आर दोज वेक्टर विच हैव इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पॉइंट होता है, उनको हम बोलते हैं। मैं सिर्फ आपको बोल बोल के समझा रहा हूँ, है ना? ठीक है, इसको बोला जाता है अक्षीय पोलर वेक्टर, यानी अक्षीय सदिश हिंदी में। सेकंड जो होता है, सेकंड जो वेक्टर होता है बेटा, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, ध्रुवीय सदिश तो ये हो गया पोलर, ये होता है एक्सियल, ये हो गया ध्रुवीय सदिश, पोलर वेक्टर। इसकी बात करूंगा एक्सियल वेक्टर यानी अक्षीय सदिश। बेटा ये किस चीज को बताते हैं? ये रोटेशनल इफेक्ट्स को शो करते हैं। ठीक है, ये घूर्णन प्रभाव को बताते हैं। जैसे एंटी क्लॉकवाइज कोई चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, या फिर क्लॉकवाइज चल रहा है, या फिर कोई क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, इनके इफेक्ट को। और ये जो होती है, ये होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेम आया? पोलर वेक्टर्स वो जिनका इनिशियल पॉइंट होता है, ठीक है, इनको बोला जाता है ध्रुवीय सदिश। पोलर वेक्टर्स जिनका प्रारंभिक बिंदु होती है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं एक्सियल वेक्टर्स की, अक्षीय सदिश यानी ये किसके प्रभाव को बताते हैं? घूर्णन प्रभाव को बताते हैं। इंग्लिश में बोलूँ तो मैं यूँ कहूँगा ये रोटेशनल इफेक्ट्स को बताते हैं। कैसे बताते हैं? ये ऐसे, कोई जो होती है वेक्टर क्वांटिटी वो ऐसे घूम रही है या फिर ऐसे घूम रही है। नेक्स्ट जो वैरायटी आएगी तीसरी, वो होती है
इक्वल वेक्टर्स। थर्ड जो क्वांटिटी होती है उसको मैं बोलूंगा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर समझते चलो इन चीजों। इक्वल वेक्टर समान सदिश। इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं बेटा, जैसे ये कोई ए वेक्टर है, जैसे कोई ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होनी है, सेम हो। दीज आर दोज वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, इक्वल हो गया। फोर्थ, अगर मैं बात करूं अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर की बेटा अगर बात होगी, अनइक्वल वेक्टर की अगर बात होगी तो इसका मतलब ये हो गया कि ये या तो लेंथ में छोटे होंगे ए और बी। यहां देखो इनकी डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन तो सेम है, बट मैग्नीट्यूड में वेरी कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो ये क्या हो गए, अनइक्वल वेक्टर हो गए। इसके उल्टा ऐसा भी बोला जा सकता है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये क्या हो गए, अनइक्वल वेक्टर हो गए। आया समझ में? सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि सर नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है, 4 बता दिए, 5वां पार्ट कि सर पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। पैरेलल वेक्टर्स, समांतर सदिश। बेटा पैरेलल वेक्टर की कंडीशन ये होती है कि डायरेक्शन मस्ट बी सेम, डायरेक्शन मस्ट बी सेम। पहली बात तो ये। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मान लो 2 वेक्टर हैं, डायरेक्शन सेम ले ली, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। साहब ये तो मैंने बोल दिया, ए को थोड़ा बढ़ा लो, और ये बी वेक्टर। ठीक है, लगा जाए इस तरीके से, दोनों की डायरेक्शन सेम है। लेकिन ये के क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है जो कैसी हो, पॉजिटिव हो। तो इस के का मतलब क्या होता है बेटा, के का मतलब ये है कि जो ए वेक्टर है वो साइज में 2 गुना है बी से, 2 टाइम्स है, पॉजिटिव है ना। आया समझ में? यानी ए किससे किससे कितना टाइम है, 2 टाइम्स बड़ा है, 3 टाइम्स बड़ा है, 4 टाइम्स बड़ा है, 5 टाइम बड़ा है। ठीक है, तो कितने गुना बड़ा है वो बताता है। तो 2 कंडीशन पैरेलल वेक्टर की, किससे डायरेक्शन तो सेम होनी चाहिए, और यहां पर मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड जो है उसके अंदर ये जो स्केलर क्वांटिटी आ रही है ये कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, अदिश राशि। ठीक है, इसी के एवज में नेक्स्ट होता है एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या होता है, 6th अगर मैं बात करूंगा यहां पे तो मैं क्या बोलूंगा, 6th एंटी पैरेलल वेक्टर, प्रति समांतर। एंटी पैरेलल वेक्टर कैसे बेटा, इसके अंदर डायरेक्शन जो होती है वेक्टर्स की वो ऑपोजिट होती है, ये फर्क है। डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, ऑपोजिट होगा। जैसे मैं बोलूं ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। मैं एग्जांपल से आप लोगों को चीजें समझाता आ रहा हूं, समझते चलें।
ए की डायरेक्शन ये है, बी की डायरेक्शन ये है। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गई जो नेसेसरी है, फर्स्ट इसका भी ये था जो हमसे समझ में आया था। सर सेकंड वाला पार्ट जो है वो कोई मुझको यूं बोल दे A इक्वल्स टू के, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे ना, मैग्नीट्यूड क्या होता है कैसे निकालते हैं वो आपको भी आगे बताऊंगा। अभी समझो जरा कि ये जो K है ये माइनस ये जो यहां पर K है बेटा, ये K ये नेगेटिव होना चाहिए। फर्क समझो, यहां पॉजिटिव था ये नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब कि जैसे मैं लिखूं A जो है वो -2 गुना B है, ठीक है, -2 टाइम्स ऑफ, ऐसे लिख दिया। तो बेटा ये जो माइनस साइन है ना, ये एक्चुअल में ये बता रहा है कि A की जो दिशा है वो B के ऑपोजिट है, विपरीत है। A की जो डायरेक्शन है वो B के ऑपोजिट है। समझ में आया? जैसे तो मैंने अब तक आपको कौन कौन से वेक्टर बताए? मैंने आपको पोलर वेक्टर बताया, मैंने आपको एक्सियल वेक्टर बताया, मैंने इक्वल वेक्टर बताया, मैंने अनइक्वल वेक्टर बताया, मैंने पैरेलल वेक्टर बताया, मैंने एंटी पैरेलल वेक्टर बताया। आपको समझ में आया? क्लैरिटी आई? चलो नेक्स्ट वेक्टर देखते हैं फिर, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर मतलब एक ही लाइन के अलोंग हो, ए बी सी, कोई मतलब नहीं डायरेक्शन कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन एक ही लाइन एक ही अक्ष के अनुदिश होनी चाहिए। इनको कोलिनियर वेक्टर बोला जाता है। नेक्स्ट वेक्टर की अगर मैं बात करूंगा, मैं बोलूंगा कोप्लेनर वेक्टर। क्या बोलूंगा? कोप्लेनर वेक्टर। ये बेटा एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है। मैं अच्छे से बना देता हूं इसको वापस, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ये ज़्यादा सही है, ठीक है। ये एक्स है, ये बेटा वाई है, ये जेड है। ये कोई वेक्टर है ए बी सी डी, ये सब क्या है? कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। दीज आर दोज वेक्टर्स विच लाइज इन सेम प्लेन। हिंदी में बोलेंगे इनको समतलीय सदिश। कौन से सदिश बोलेंगे? समतलीय सदिश। समतलीय सदिश वो जो एक ही तल में। तो बेटा बात की जाए कि सर कम से कम कितने वेक्टर हों जो हमेशा कोप्लेनर हों, कम से कम कितने सदिश हों जो सदैव समतलीय हों? तो मैं यूं कहूंगा बेटा 2 वेक्टर, मिनिमम 2 वेक्टर्स तो हमेशा ही कोप्लेनर होंगे। कैसे? जैसे ऐसे कर दो, एक वेक्टर को ऐसे ले लिया, एक वेक्टर को ऐसे ले लिया, तो ये एक्स वाई प्लेन में आ गए। किसमें आए? एक्स वाई प्लेन में। तो एक ही प्लेन में आ गए, एक ही तल में आए, ठीक है। लेकिन अगर मैं तीसरा वेक्टर ले लूं इस डायरेक्शन में, बोलूंगा 2 वेक्टर ऐसे ले लिए तो भी एक प्लेन में। मैं अगर एक वेक्टर को ऐसे ले लूं और एक वेक्टर को ऐसे ले लूं और एक को ऐसे ले लूं तो भी ये एक ही प्लेन में। कौन से वाले? इस वाले प्लेन में। कहने का मतलब ये है मिनिमम 2 वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होंगे और 2 से ज्यादा कोप्लेनर नहीं होंगे। हो भी सकते नहीं भी हो सकते, वो कंडीशन है। नेक्स्ट जो वेक्टर आता है बेटा वो आता है जीरो वेक्टर। अब मेरे को नंबर याद नहीं है कौन सा चल रहा है, ये आप नंबरिंग कर लें। नेक्स्ट जो वेक्टर है बेटा जीरो वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट जो वेक्टर है वो होता है जीरो वेक्टर, ठीक है। जीरो वेक्टर के बारे में ये बोलेंगे कि सर इसका मैग्नीट्यूड तो जीरो होता है बट इसकी जो डायरेक्शन होती है वो पता नहीं, मतलब कुछ तो भी है डायरेक्शन पर है लेकिन पता नहीं है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, ठीक है। तो यूं बोलेंगे कि जीरो वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो हो जीरो बट डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है, जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते, ठीक है। चलो लास्ट वेक्टर जो होता है वो होता है बेटा यूनिट वेक्टर। लास्ट जो वेक्टर होगा उसको बोला जाता है यूनिट वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है, इसको समझो। यूनिट वेक्टर, लास्ट वेक्टर जो है उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। देखो जरा इस चीज को देखो, यूनिट वेक्टर जो होता है
वो होता है बेटा ए कैप। इसको लिखने का तरीका होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बड़ी अच्छी बात। इसकी डेफिनेशन तो लिखवा दो सर। इसकी डेफिनेशन बेटा ये है कि ए कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है, जैसा कि नाम है, वो होता है हमेशा 1। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 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 यूनिट हो, 1 हो। इकाई सदिश बोलते हैं इसको हिंदी में। यह वह सदिश होता है जिसका परिमाण 1 हो। आया? ठीक है। तो सर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा तो वो 1 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो चीज वही आएगी। तो बेटा मुद्दे की बात यह है कि ये वेक्टर जो है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये वेक्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो मैं यूं कहूंगा ये वेक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है? डायरेक्शन। ये वेक्टर सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या बताता है? डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है? डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका ये होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा हमेशा 1 होगा और यूनिट वेक्टर हमेशा ही क्या चीज बताता है? डायरेक्शन को बताता है। आया समझ में? अगर आ गया है तो देखो जरा, अब मैं आपको सिखाता हूं, बताता हूं पहले कि कैसे कैसे हम देखते हैं। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं वेक्टर की फॉर्म में? ये जेड एक्सिस है, ये बेटा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब जैसे मैंने बोला कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो डायरेक्शन ही बताता है, तो यहां पर एक्स एक्सिस को जो बताता है वो आई कैप बताता है। आई कैप का मतलब कि सर आई कैप मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, लेकिन ये जो आई कैप है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इसने किसकी डायरेक्शन बताई? इसने डायरेक्शन बताई किसकी बेटा? एक्स एक्सिस के अलोंग, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। ऐसे ही वाई एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है? जे कैप। ऐसे ही जेड एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है? के कैप। आया समझ में? चीज आई क्या समझ में? आया बेटा? मैंने वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन ये बताई थी आपको। देखो मैंने ये क्या बताई थी सर? ये होती है डायरेक्शन, ये होता है मैग्नीट्यूड। बोला था कि नहीं बोला था? तरीके से हम कह सकते हैं डायरेक्शन कौन बता रहा है? यूनिट वेक्टर बता रहा है। निकालना सिखाऊंगा, पर पहले मुझे ये तो पता हो कि यूनिट वेक्टर एक्चुअल में है क्या। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को। बड़ी अच्छी बात। बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आए हैं। सिंपली मैं क्या बोलता हूं कि यूं मैं ऐसा बोलता हूं कि सर एक बॉडी है, सुनना मेरी बात को, कि सर एक बॉडी है, ए वेक्टर है, कोई ए वेक्टर। मेरे वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना। पहला वाला कोई ए वेक्टर है सर, ए वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग 3 मीटर चला है, वो एक्स एक्सिस की दिशा में 3 मीटर चला है। तो मैं क्या बोलूंगा? अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात को, इसको ये समझने वाली बात है, इसको समझना, ध्यान से समझना, समझने वाली बात है कि सर कोई ए वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के अलोंग चला है 3 मीटर। ठीक है, यानी भाई मेरा कैसे चला है? ये कैसे चला है? 3 मीटर। यानी ये सर एक्स एक्सिस के अलोंग 3 मीटर चला है। कौन चला है? ए। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया? 3 मीटर। लेकिन डायरेक्शन कौन बताएगा? यूनिट वेक्टर। और किस एक्सिस के अलोंग चला है? एक्स एक्सिस के अलोंग चला है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग चलेगा तो मैं क्या बोलूंगा? आई कैप। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ऐसे ही कोई मेरे को बोले कि सर एक कोई बी वेक्टर है, वो 5 मीटर चला है जे की तरफ, 5 मीटर चला है वाई एक्सिस की तरफ।
ऐसे बोलो, ऐसे बोलना ज्यादा सही रहेगा कि 5 मीटर चला है वाई एक्सिस की तरफ। तो 5 मीटर कैसे चला कोई, ये बी चला है, तो ये तो क्या हो गया मैग्नीट्यूड। भाई वेक्टर क्वांटिटी वो होती है ना जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो मैग्नीट्यूड तो ये रहा, ठीक है। किधर चला है सर, जे की तरफ चला है। बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ऐसे ही कोई बोले कि सर 4 मीटर चला है, कोई सी वेक्टर है, सी वेक्टर है वो 4 मीटर चला है जेड डायरेक्शन की तरफ, तो मैं बोलूंगा के कैप। लिखना समझ में आया? अब फिर से सुनो, शब्दों को फिर से सुनो बेटा, फिर से सुनो, मैं पूरी स्क्रीन को फिर क्लियर कर रहा हूं। अब फिर से सुनो, कोई मेरे को बोलता है कि सर कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस की तरफ चला है, वो एक्स एक्सिस की तरफ चला है, एक्स एक्सिस की तरफ तो चला है 3 मीटर, वाई की तरफ चला है 4 मीटर, और सर जेड की तरफ चला है 5 मीटर। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं कैसे लिखूंगा? तो मैं ऐसे लिखूंगा बेटा कि कोई ए वेक्टर है जो 3 मीटर तो चला है आई की तरफ, प्लस प्लस वो 4 मीटर चला है जे की तरफ, प्लस वो 5 मीटर चला है, प्लस 5 मीटर चला है के की तरफ। ए वेक्टर आया? लिखने का तरीका समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? तो सर ये तो मेरे को समझ में आ गया कि ये रिप्रेजेंटेशन हो गई ए वेक्टर की, ठीक है। तो जब ये चीजें मेरे को समझ में आ गई तो कोई मुझको यूं बोले कि सर इसका मैग्नीट्यूड बताओ, इसका मैग्नीट्यूड बताओ। ये तो मैंने वेक्टर निकाला, तो अब देखो जरा बेटा इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका देख लो, सीधा अंडर रूट एक्स एक्सिस की तरफ कितना चला है उसका स्क्वायर, प्लस वाई एक्सिस की तरफ कितना चला है उसका स्क्वायर, प्लस जेड एक्सिस की तरफ कितना चला है उसका स्क्वायर। समझ में आया? ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। कितना आया ये? 9 प्लस 16 प्लस 25, यानी कि ये आ जाएगा अंडर रूट 50, यानी कि 25 5 इंटू 2 का रूट, यानी कि सर 5√2। 85 आएगा, 16 9 25 25 25 50, ठीक है। 5√2 आ गया सर, ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड, है ना। छोटी छोटी बातें सिखा रहा हूं बेटा, सीखते चलो। ऐसे ही कोई मुझको यूं कह दे कि सर इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, कि सर इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो बेटा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मैंने बताया था, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। करें तो मुझे क्या पता चला कि जो यूनिट वेक्टर आया वो कितना आया, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस, गलत लिखा क्या, 4 है बेटा, 4j कैप प्लस 5k कैप अपॉन कितना बोलूं, 5√2। आ गया? लिखना आ गया? सर एक चीज बताओ, मेरे मन में ना एक सवाल आ रहा है कि आपने बोला था यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। बिल्कुल मैंने बोला था। तो चलो आपने मैग्नीट्यूड हमें निकालना सिखाया है, तो एक बार यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं 1 है कि नहीं है, इसका कर लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो बेटा क्या लिखूंगा, अंडर रूट, देखो इसको थोड़ा अलग से लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ए कैप को, ए कैप इक्वल्स टू 3/5√2, कैसे लिखूंगा, 3/5√2 आई कैप प्लस 4/5√2
जे कैप प्लस 5/5 √2 के कैप। सिंपल सी बात है, मुझे तो सिर्फ ऐसे लिखना है, ठीक है। या फिर मैं यूं कहूं, सीधा ही लिख देते ना, कोई दिक्कत नहीं। सर ए कैप का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ए कैप का मैग्नीट्यूड मैं यहां निकाल रहा था, मैं बताता हूं। सर जो आई के आगे है उसका स्क्वायर, 5 पूरे का स्क्वायर प्लस 4/5 √2 पूरे का स्क्वायर प्लस 5/5, मैं काट नहीं रहा हूं, मैं सीधा पूरे का स्क्वायर। यानी सर एक तरीके से मैं यूं कह सकता हूं कि ये 5 5 जा 25, यानी कि ये बोलूंगा मैं अंडर रूट 9/50 प्लस 16/50 प्लस 25/50, यानी सर अंडर रूट 50/50, यानी सर ये तो 1 आ गया। यानी जो हमने सीखा था, जो पढ़ा था, वो सेम आया है। यानी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमेशा हमेशा ही 1 होगा। बेटा ये चीजें आई समझ में? तो ओवरऑल मैं कंक्लूड करता हूं इसी चीज को। देखो ये तो हमने क्रॉस चेक भी कर लिया, और अब कंक्लूड करता हूं कि सर यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल में होती क्या है। सपोज उससे पहले एक छोटी सी चीज और सिखा देता हूं तुम्हें, लेंथ मेजर करना। अब इसी वाले वेक्टर के अंदर देखो, लेंथ मेजर करना सिखा देता हूं। लेंथ इस वाले वेक्टर में कोई मुझे बोले लेंथ ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन, मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं आपको आज। लेंथ ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन, तो मैं क्या बोलूंगा, आई के आगे जो है ये 3। ऐसे ही कोई बोले लेंथ ऑफ ए इन वाई डायरेक्शन, तो मैं क्या बोलूंगा 4। सिमिलरली कोई बोले जेड डायरेक्शन, तो मैं क्या बोलूंगा 5। सुनना, कोई बोले लेंथ ऑफ ए इन एक्स वाई डायरेक्शन या फिर एक्स वाई प्लेन, तो सुनना जरा, अब थोड़ा सा देखना है। एक्स वाई में निकालना है मेरे को मैग्नीट्यूड, तो मैं क्या बोलूंगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कितना आ गया ये 9 + 16 = 5, 25 आ जाएगा ना। ऐसे ही कोई बोले वाई जेड प्लेन में बताओ, तो वाई जेड प्लेन में आ जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कोई बोले एक्स जेड प्लेन में बताओ, तो मैं बोलूंगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब क्लियरिटी आई, समझ में आई? तो आज मैंने अभी तक यूनिट वेक्टर को मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ाता जा रहा हूं बेटा। यूनिट वेक्टर के अंदर सिंपली मैंने रिप्रेजेंट करना सीखा उसको। मैंने ये बताया यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, आपको एक्स कैप वाई एक्स वाई जेड सब क्लियर किया। एक छोटे से एग्जांपल को रिलेट करता करता मैंने यहां तक आपको ये भी बताया, मैंने इसका यूनिट वेक्टर लिखना भी बताया, मैंने यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 लेकर के आपको दिखाया, मैंने आपको लेंथ्स भी बताई है। चलो जब ये सारी चीजें आ गई हैं तो अब कर लेते हैं यूनिट वेक्टर को कंक्लूड। फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि सर कोई ए वेक्टर है, सिंपली ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसका अगर मैं बात करूंगा तो ए कैप की अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए वेक्टर आएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ये आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है सर, ये हमको फाइनली यूनिट वेक्टर आपने अच्छे से बता दिया, हमें समझ में भी आ गया, क्लियरिटी आ गई। अब बेटा कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, छोटे छोटे एग्जांपल्स अगर मैं करूं, मैं एक डिस्प्लेसमेंट की भी बात करता हूं, डिस्प्लेसमेंट की भी बात कर लेता हूं आपसे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है क्या नहीं।
छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, चलो इसको कल ही करेंगे फिर, है ना। छोटे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, इन क्वेश्चंस को आप करेंगे और मुझको व्हाट्सअप करेंगे। करने के बाद सिंपली मैं बोलता हूँ कि कोई सपोज एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन देता हूँ, सिंपली कोई ए वेक्टर है जिसको मैं बोल देता हूँ आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 9 के कैप, 3 के कैप, है ना, 9 नहीं 3 के कैप। आपको मुझे ये बताना है, मैं ही करवाता हूं इसको, कैलकुलेट ए कैप, सेकंड लेंथ ऑफ ए इन एक्स वाई प्लेन, तीसरा लेंथ ऑफ ए वाई जेड, फोर्थ लेंथ ऑफ ए इन एक्स जेड। करें, जो सीखा उसको अप्लाई करें। सर ए कैप अगर मेरे को लिखना है तो ए कैप लिखना पड़ेगा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखने का तरीका सर मुझे पता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सर ये जो आएगा आंसर ये आएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 प्लस 4 14, ये तो 14 आ गया, डेटा मैंने जैसा चाहा था वैसा मिला नहीं, चलो खैर कोई बात, ये आ गया सर। तो ए कैप तो सर मैंने ये लिखा है, ए कैप तो मैंने ये लिख दिया, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन अंडर रूट 14, ये यूनिट वेक्टर मैंने लिख लिया। सेकेंड पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूंगा कि सर एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर मेरे को लेंथ देखनी है तो एक्स और वाई के अंदर सर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। थर्ड पार्ट को मैं देखूंगा तो मैं लिखूंगा सर वाई जेड प्लेन में अगर मेरे को लेंथ देखनी है तो मैं बोलूंगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ऐसे ही फोर्थ पार्ट की अगर मैं बात करूंगा तो फोर्थ पार्ट में क्या बोलेंगे एक्स जेड, तो एक्स जेड में बेटा क्या बोलेंगे, एक्स कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, मैंने आपको वेक्टर बताया, वेक्टर होता क्या है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर बताया, टाइप्स ऑफ वेक्टर मैंने 8-9 वेराइटीज बताई। 8-9 वेराइटी के बाद मैं लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आया था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को मैंने डिटेल में आपको समझाया, डिटेल में समझाने के बाद मैंने एक क्वेश्चन कराया, आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, कल के क्लास में हम आएंगे तो कल वेक्टर एडिशन को सीखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को सीखेंगे और एंगल बिटवीन वेक्टर सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।